Good morning, students. We are now going to start with the next topic, expenditure on the installation of machinery and on the erection of building. यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि अगर आप मशीनरी को खरीदा, मशीनरी को इंस्टॉल करने तक की जो कॉस्ट आएगी वो मशीनरी की कॉस्ट मानी जाती है। जैसे कि मान लो आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीदते हो, उस पर थोड़ी सी रिपेयर कराओगे, कार क्या चलो बिल्डिंग भी खरीदते हो, कोई आप घर भी खरीद रहे हो बना हुआ, तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करोगे, उसमें क्लीनिनेस कराओगे, वाइट वॉश कराओगे, थोड़े से अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस करोगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कॉस्ट आएगी, मान लो मैंने घर खरीदा 1 करोड़ का, उसके ऊपर जो ये वाली कॉस्ट आई वो कॉस्ट आ रही है मेरे ऊपर 20 लाख और, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि घर मुझे 1 करोड़ का पड़ा, मैं ये कहूँगी कि घर जो मुझे पड़ा वो 1 करोड़ 20 लाख का पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको फाइनली अपने अकॉर्डिंग रेडी कराने तक की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी उसी में ही मैंने इंक्लूड कर दी, तो मेरी जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी वो 1 करोड़ 20 लाख होगी, 1 करोड़ नहीं होगी। यही कहता है ये। ऐसे ही मशीनरी का होता है, मशीनरी को अगर इंस्टॉल करा रहे हो, इंस्टॉलेशन पे जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हम मशीनरी में ही इंक्लूड कर देते हैं। मशीनरी को लाने का जो खर्चा हो रहा है वो भी अगर हो रहा है कुछ, तो वो भी हम मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अब देखो बेटा, ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखी है, इसमें एक ये लास्ट जो ट्रांजेक्शन है, सेकेंड लास्ट, उसमें है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख। आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। 5,000 तो उसको कैरेज का लगा, कैरेज मतलब लाने का खर्चा, और 20,000 उसको इमीडिएटली रिपेयर कराने पे लगा। एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अगर ये सारी चीज़ें ना दे रखी होती, सिंपली बोला होता परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो हम एंट्री क्या करते, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यही करते हैं ना, मशीनरी आपने खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट की है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाता 1 लाख से। लेकिन अब वो बोल रहे हैं साथ में 5,000 आपका कैरेज का लगा और 20,000 उसके इमीडिएट रिपेयर पे लगा, मतलब फाइनली आपके यूज़ के लिए उसको रेडी करने के लिए 25,000 रुपये ऊपर आपको और लगाना पड़ा, 25,000। तो वो मशीनरी कितने की पड़ी आपको? 1,25,000 की। तो एंट्री अभी भी वही होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,25,000। उसको रेडी कराने में जो खर्चा होता है वो उसी की कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,25,000। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसमें एक ट्रांजेक्शन दे रखी है आपको अप्रैल 7 की, ध्यान से समझना इसको। परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज मीन्स दलाली, दलाल को जो दिया होगा, जो मीडियोकर होगा, आपने उसको जो पेमेंट की होगी, जिसने वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करवाया। बिल्डिंग खरीदी आपने 2 लाख की, 2% ब्रोकरेज दिया ऑन इट्स परचेज एंड ऑल्सो इंक्योर 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर पेड इन कैश। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बिल्डिंग खरीदी है आपने 2 लाख की, 2 लाख की जब आपने बिल्डिंग खरीदी है और उस पर 2% ब्रोकरेज दी है, जो जितने की बिल्डिंग खरीदी होगी उसी का 2% निकालेंगे। इसका 2% जब आप निकालोगे तो ये आ गया आपका 8,000 रुपीज़ आपने ब्रोकरेज दी है। अब 8,000 तो आपने ब्रोकरेज दे दी, उसके बाद वो बोल रहा है 2% ब्रोकरेज एंड ऑल्सो इंक्योर 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए 24,000 आपको और देना पड़ा फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो टोटल आपने ऊपर लगाया 32,000 आपने ऊपर लगा दिया। 2 लाख की मशीनरी थी, 32,000, जिसमें ब्रोकरेज का आपने लगाया 8,000 और रजिस्ट्रेशन का आपने लगाया 24,000, तो टोटल 32,000 आपने ऊपर लगा दिया। तो ये देखो कि वो मशीन जो बिल्डिंग है वो मुझे 2 लाख की ना पड़ के, मैं ये कहूँगी कि वो मशीनरी बिल्डिंग मुझे 2,32,000 की पड़ी है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन और दे दी है, पेमेंट फॉर बिल्डिंग वॉज मेड बाय चेक एंड ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस वर पेड इन कैश।
मतलब पेमेंट फॉर बिल्डिंग, जो 2 लाख आपने दिए वो तो आपने चेक से पे किया, और ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन मतलब ये 8,000 और जो 24,000 दिए हैं 32,000 वो आपने कैश में पे किया है। कोई नहीं, एनी हाउ ये भी अगर दिए हैं चाहे कैश में या चेक में दिए तो अल्टीमेटली बिल्डिंग के लिए हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से कितने की पेमेंट की है? 2 लाख की सिर्फ बिल्डिंग खरीदने की, और टू कैश में कितनी पेमेंट की है आपने? ये दोनों आपने कैश में पे किया है तो 32,000। तो बिल्डिंग में आपने जो बैंक से पेमेंट किया है वो 2 लाख की है, और जो कैश में किया है वो 32,000, ब्रोकरेज वाला और रजिस्ट्रेशन वाला। तो वो बिल्डिंग टोटल आपको कितने की पड़ी? 2,32,000 की। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,32,000 टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बेटा? ये इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही बताना चाह रहा है कि अगर आपने कोई भी एसेट ऐसी खरीदी है तो उस एसेट पे जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आ रहा है, जो ब्रोकरेज का खर्चा आ रहा है, जो उसको रिपेयर कराने का खर्चा आ रहा है, जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो उसी की कॉस्ट में इंक्लूड करके कहते हैं, जो हम सिंपल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं कि ये चीज़ हमें इतने की पड़ी। इतने की पड़ी मतलब ये काम कराया, ये सब जो उस पर ऊपर कराना था वो सब कराकर फाइनली इतने की पड़ी। ये था इस कॉन्सेप्ट में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। अब ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स में पहले तो एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको बताया था कि जब हम गुड्स खरीदते हैं, मान लो आपने गुड्स परचेज की फॉर ₹10,000, तो एंट्री क्या करते हो आप? गुड्स अकाउंट डेबिट करते हो या परचेजेज अकाउंट डेबिट? ऑफ कोर्स जब हम गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो हम नाम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड क्या यूज़ करते हैं? परचेजेज। तो हम एंट्री करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि परचेजेज हमेशा डेबिट होती हैं, कभी भी क्रेडिट नहीं होती हैं। अगर वो परचेज जो आपने किया है वो आप वापस कर रहे हो तो वो परचेज रिटर्न होता है, वो ऑपोजिट होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। यही बताया था, परचेजेज हमेशा डेबिट होगी, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स जो है वो हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होती है। इनके रीजंस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अब देखो, अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस जहां मैंने आपको बोला कि परचेजेज अगर हमेशा डेबिट होती हैं तो ये वो एक्सेप्शन है जहां पे परचेजेज हमारी क्रेडिट की जाती हैं। कुछ ही केसेस हैं जहां पर परचेजेज जो है वो आप क्रेडिट करते हो। इसके लिए देखो, पहला केस क्या है? ड्रॉइंग इन गुड्स। अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था ड्रॉइंग इन कैश। मान लो जो ऑनर है वो कैश विड्रॉ करके ले गया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो हम एंट्री क्या करते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उन्होंने बोला है ड्रॉइंग गुड्स कैश में ना कर गुड्स में कर गया। अब मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं गुड्स खरीदती हूँ तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट करती हूँ। अब मैंने उन गुड्स पे कोई काम नहीं किया, जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था वो रॉ मटेरियल ही उठाकर अपने घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। अब अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो लेकर गया है तो लेकर तो बिजनेस से ही गया है और लेकर भी अपने पर्सनल यूज के लिए गया है, तो ड्रॉइंग्स तो तब भी आपकी डेबिट होंगी, चाहे वो कैश में विड्रॉ कर रहा हो चाहे वो गुड्स लेकर जा रहा हो। ड्रॉइंग्स तो डेबिट होंगी, विड्रॉ तो वो कर रहा है तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट होंगी। अब जब यहाँ पे अगर वो कैश में विड्रॉ कर रहा होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? अब तक ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अब वो कैश में ना विड्रॉ करके अब वो क्या कर रहा है? गुड्स लेकर जा रहा है। तो जब मैं गुड्स को खरीद कर लाई थी तो मैंने एंट्री की थी परचेजेस टू कैश, परचेजेस को मैंने डेबिट किया था। वही परचेज की हुई गुड्स जो है वो अब अपने घर लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये वो एक्सेप्शंस हैं जो आज हम कर रहे हैं अभी, ये वो एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपकी परचेजेस क्रेडिट होती है, अदरवाइज परचेज हमेशा डेबिट ही होती है, कभी भी क्रेडिट नहीं होती है। क्लियर है? ये पहली एक्सेप्शन थी जब वो गुड्स में विड्रॉ कर लेकर जा रहा है। जब मैं गुड्स खरीद रही हूँ तो परचेज को डेबिट करती हूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वही गुड्स जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेकर जा रहा है, निकाल कर जा रहा है तो ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू किस फॉर्म में निकाल कर जा रहा है? अगर कैश की फॉर्म में निकालता तो टू कैश हो जाता, लेकिन अभी तो वो गुड्स की फॉर्म में निकाल रहा है तो टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। हो गया बेटा ये क्लियर?
अब देखो इसका सेकंड केस में वो बोल रहे हैं गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कई बार ऐसा होता है ना, चैरिटी के लिए हम अपने बिजनेस से उठाकर किसी को कुछ दे देते हैं। अब गुड्स तो मेरी बाहर गई, अगर मेरी गुड्स बाहर गई तो जैसे ऊपर वाले केस में वैसे ही नीचे वाले केस में परचेजेस को तो हम कर देंगे क्रेडिट। मैंने गुड्स तो बाहर बेच दी, मैंने अभी उन पे काम नहीं किया था, गुड्स को बेचा है, फाइनल गुड्स को नहीं बेचा है, सेल नहीं किया है मैंने, तो मैं क्या करूँगी, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करूँगी। और साथ में किस नाम की गई हैं, चैरिटी किया है आपने, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स तो मेरी बाहर चली गई, ये सेल से डिफरेंट है, याद रखना। मैंने सेल नहीं किया है, मैंने एज ए चैरिटी दिया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, कोई रेटर नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। सिंपली जो गुड्स मैंने खरीदी थी वो गुड्स अब मैंने चैरिटी की फॉर्म में किसी और को दे दी हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है? चैरिटी को डेबिट क्यों किया, एक तरह से मेरे लिए लॉस ही है ये कि मैं फ्री में गुड्स उठाकर उनको दे रही हूँ, तो डेफिनेटली लॉस है, तो चैरिटी को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट ऐसे ही सेम है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। जब आप एज फ्री सैंपल दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, तो तब भी गुड्स तो क्रेडिट ही होंगी टू परचेजेस अकाउंट। और फ्री सैंपल्स की फॉर्म में दे रहे हो तो उस फ्री सैंपल क्यों दूंगी मैं किसी को, ताकि मेरे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, एडवर्टीजमेंट हो मेरी। तो अब अगर एडवर्टीजमेंट हो तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मैं इसको अपने एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डाल दूंगी। क्लियर है? ये उसको हम अपने एडवर्टीजमेंट अकाउंट में डाल देंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट केस दे रखा है इन्होंने, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। लॉस ऑफ गुड बाय थेफ्ट होता है चोरी हो गई गुड्स, या लॉस बाय फायर होता है मान लो आपके गोडाउन में आग लग गई तो गुड्स आपकी चली गई, गुड्स तो चली गई, परचेजेस को तो मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट टू परचेजेस अकाउंट। और ऊपर क्या डेबिट होगा, किस नाम की गई है, अगर चोरी हुई है तो हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और अगर आग लगी है तो हम नया अकाउंट खोलेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर चोरी हुई हो तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अगर आग लगी हो तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर है ये? अब ये तो था अलग अलग केसेस। इसी की कंटिन्यूशन में जो हमने लास्ट केस पढ़ा, इन केस आपकी जो आग लगी है गोडाउन में, वो आपकी गुड्स जो है वो इंश्योर्ड थी। अब इंश्योर्ड थी तो मैंने तो यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर दिया कि मेरे लिए तो नुकसान हो गया, आग लगी मेरे गोडाउन में। अब वो गुड्स अगर इंश्योर्ड थी तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तो जो ये लॉस है वो तो कम हो जाएगा, मेरा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। मान लो मेरी गुड्स थी 10,000 की, 10,000 की गुड्स थी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 8,000 का कि जी 8,000 तो हम आपको दे देंगे। अब मैंने तो अपने लॉस में कितना दिखाया है, 10,000 रुपीज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है जी हम क्लेम एक्सेप्ट करते हैं, 8,000 का करेंगे, हम एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज टू लॉस बाय फायर। जिस लॉस बाय फायर को मैंने डेबिट किया था 10,000 से, लॉस बाय फायर को मैं 8,000 से क्रेडिट कर रही हूँ। मतलब एटलीस्ट 8,000 से तो वो लॉस मेरा खत्म हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे वो मिल जाएगा पैसा। तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब इसी की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट एंट्री होगी, जब वो अभी तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बना दिया, डेबिट कर दिया कि उनसे मुझे पैसा मिल जाएगा। अब जब वो पैसा मिलने लगेगा तो मैं एंट्री क्या करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में, टू कहाँ से आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है ये? या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी 10,000 की गुड्स थी, आपको लगा गुड्स तो इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 हमें दे ही देगी, मैंने अपनी बुक्स में साथ साथ एंट्री कर दी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000 रुपीज़। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 10,000 रुपीज़। अब जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं जी हम तो 10,000 नहीं देंगे, हम तो 8,000 देंगे आपको। अब मैं तो अपनी बुक्स में डेबिट कर चुकी जी, लॉस बाय फायर तो खत्म हो गया, क्योंकि मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी से सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा जब मिला तो वो तो मिला 8,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा
8,000 से, क्योंकि 8,000 ही मिला है। और मिलना कितना था इंश्योरेंस कंपनी से? 10,000 रुपीज़। 10,000 देना था उन्होंने मुझे, आगे तो वो मुझे देंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। उन्होंने बोला जी हम तो 8,000 देंगे, हमने तो 10 दिखा रखा था। तो 2,000 का एक्स्ट्रा जो मुझे नुकसान हुआ वो मैं कहाँ से उठाऊंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़ टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000 रुपीज़। क्लियर है बेटा? ये एंट्रीज नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हो, बट इन एंट्रीज को क्लियर करके चलना है। इसके बाद एक ही टॉपिक और है, फिर हमारा जनरल एंट्री का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा।